तो सबसे पहले आप सबका स्वागत है। ये एक नया कोर्स है, नई शुरुआत है और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। हो सकता है मेडिकल टर्म जो है कई लोगों को उतना भाता नहीं है, या कई लोगों को लगता है ये जो टर्मिनोलॉजी है या मेडिकल है, कहीं ना कहीं लोग इसको तभी याद करते हैं जब कुछ ना कुछ सही नहीं होता किसी के साथ। लेकिन ऐसा नहीं है। स्वास्थ्य को सही रखना बहुत अच्छी बात है। अगर हमें यह पता चले कि किस तरह की समस्या हमारे साथ हो सकती है, तो हम अगर पहले से ही आगाह हो जाए तो कहीं ना कहीं वो हमें मदद करती है। तो सबसे पहले जितने भी लोग जुड़े हैं उनको नमस्कार एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू गिव एंड डिलीवर द बेस्ट पॉसिबल ट्रेनिंग। जो भी मेरी क्षमता में होगा मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगा। ये जो कोर्स है, ये कोर्स काफ़ी डिटेल्ड रहेगा ऑन मेडिकल, जिसमें हम ग्रहों को, राशियों को, नक्षत्रों को हर दिशा से समझेंगे कि वो किस किस स्वास्थ्य की समस्याओं को दिखा सकता है या डिनोट करता है। जैसे कि आप लोगों को पता है, इस कोर्स की सारी रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम एक्सेस रहेगी। अगर आप में से किसी को भी रिकॉर्डिंग एक्सेस करने में कोई भी दिक्कत होगी, तो ऐसे केस में हमारे टीम से नीलम जी हैं, सरस्वती जी हैं, विनीत हैं। सो विनीत इज द मेन गाय जिनको आप कनेक्ट कर सकते हो, एंड ही विल हैप्पी टू हेल्प यू गाइस इन केस यू आर फेसिंग एनी टाइप ऑफ टेक्निकल इश्यूज। एस्ट्रो एलएमएस या एस्ट्रो गुरुकुल सो हमारे मल्टीपल एप्स हैं विच कुड लीड टू लिटिल बिट ऑफ कंफ्यूजन। बट हम ये चाह रहे हैं कि आपको बेस्ट पॉसिबल प्लेटफॉर्म में मूव करें जिसपे हम आपको बेटर तरीके से एक्सेस दे पाएं। इसलिए हमने ये देखा है कि एस्ट्रो गुरुकुल .vedic-astro.in जो वेबसाइट है, उसमें हम काफ़ी आसानी से चीज़ों को मैनेज कर पा रहे हैं और उसमें वीडियो एक्सेस करना भी काफ़ी ईजी है। उसका एंड्रॉयड ऐप अवेलेबल है, आईफोन का ऐप अवेलेबल नहीं है, बट ब्राउजर बेस पे आप मोबाइल पे, लैपटॉप पे, किसी भी जगह से उसको अच्छी तरह से एक्सेस कर पाएंगे। तो अगर टेक्निकल कोई भी हेल्प चाहिए तो उसके लिए विनीत का डिटेल्स आप लोगों को ग्रुप में दे दिया जाएगा। एंड मैं आशा करता हूँ विनीत ने ऑलरेडी आप लोगों को उसमें ऐड कर दिया है। अगर कोई ऐसा है जो अभी तक ऐड नहीं हुआ है जहाँ पे उनको रिकॉर्डिंग मिलेगी, तो वो संपर्क कर सकते हैं। आज हो सकता है कि आज की क्लास काफ़ी लेट हो। अगर बाई चांस किसी कोई रह जाता है तो वी विल ट्राई टू गिव देम एक्सेस इन द मॉर्निंग। लेकिन जैसे ये क्लास हो जाएगा, क्लास होने के बाद वीडियो प्रोसेस होने में 30 to 40 मिनट्स लगते हैं। तो जैसे वो प्रोसेस हो जाएगा, देन वी विल डू द अपलोड प्रोसेस। अगेन देर इज अ प्रोसेसिंग पीरियड। तो हो सकता है कि 1.5 से 2 घंटे बाद आप लोगों को वीडियोस दिखे। ठीक है, तो उसके लिए कोई भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है। इट में भी थोड़ा टाइम लगता है प्रोसेसिंग करने में। तो आशा करता हूँ कि ये जर्नी सबके लिए एक शुभता फैलाए, है ना। तो सबसे पहले मैं अपने माता पिता को, अपने गुरु को नमन करना चाहूँगा और उस ईश्वर को याद करना चाहूँगा जिन्होंने ये क्षमता दी कि हम किसी और को कोई ना कोई एक ज्ञान दे सकें। और ये विद्या जो है, इससे पवित्र कोई भी चीज़ नहीं है। और मैं बार बार ये चीज़ कहता हूँ, मेरी माता ये कहती थी कि जितना विद्या बांटोगे वो बढ़ता है, और वो 100% ऐसा होता है। और मैं कभी भी कुछ भी नॉलेज शेयर करने से मतलब रुकता नहीं हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि जितनी तरह से मैं शेयर कर सकूँ। क्वेश्चन आंसर का जब सेशन होगा, आप लोग इनिशियली ये कोशिश करना कि जो चीज़ पढ़ाया गया है उसी पे आप क्वेश्चन करें। पर्सनल क्वेरीज बहुत लोगों की होती है, ठीक है, लेकिन आप जो ये कोर्स सीख रहे हैं, इस कोर्स में आप प्रोफेशनल लेवल पे आगे बढ़ने के लिए सीख रहे हैं, है ना। उस चीज़ को दिमाग में जरूर रखना। जैसे आप प्रोफेशनल लेवल पे चीज़ें भी सीखेंगे, ऑब्वियसली आप अपनी चीज़ों को भी समझेंगे। और ये कोर्स प्रैक्टिकल रहेगा। हम कोशिश करेंगे आप लोगों की कुंडली भी इसमें लेते रहें, और ताकि हम जो चीज़ सीख रहे हैं उसको तुरंत साथ साथ मैच भी करते रहें। ठीक है, कुछ चीज़ें इसमें थोड़ी बहुत बेसिक लग सकती है। कई लोगों का ये सवाल आता है, कई लोगों का ये क्वेश्चन लगता है कि हमें बेसिक आता है, क्यों बेसिक रिपीट किया जाता है। लेकिन एक वाइडर ऑडियंस को एक सेम लेवल पे लाने के लिए कई बार हमें बेसिक को थोड़ा रिपीट करना पड़ता है। ठीक है,
तो आज के क्लास में मैं शुरू करूंगा ग्रहों से, और ग्रह क्या होता है, ज्योतिष में ग्रह का क्या इंपॉर्टेंस है, उसके ऊपर मैं पहले चर्चा करूंगा। देन वी विल मूव ऑन विद द अदर टॉपिक्स। तो अभी इनिशियली आप ये मत सोचिए कि कुंडली कैसे बनाई जाती है, कुंडली कैसे देखी जाती है, कौन सा ग्रह कहाँ है, मेरा लगन नक्षत्र ये है। ये सारी चीजें धीरे धीरे करके आएगा। कुछ भी समझने से पहले सबसे पहले हमें ग्रहों को समझना जरूरी है। पहले बात करेंगे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी है क्या। देखिए, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी वो है जिसके द्वारा आप कहीं ना कहीं मेडिकल इश्यूज को आप चेक कर पाए, मेडिकल इश्यूज को आप पकड़ पाए, है ना। कई बार मैंने देखा है, हम या कोई भी डॉक्टर के पास जाते हैं, वो सबसे पहले आपको एग्जामिन करते हैं, आपसे समस्या पूछते हैं, और उसके बाद जाके वो आपको कुछ टेस्ट लिखते हैं, बोलते हैं ये टेस्ट कराइए। फिर हम वेट करते हैं, टेस्ट का रिपोर्ट आता है, वो लेके उनके पास जाते हैं, एंड देन दे प्रेस्क्राइब सम मेडिसिन। लेकिन ये बहुत ही अमेजिंग है, एस्ट्रोलॉजी में एकदम उलट हो जाता है। जैसे कोई पहुंचता है, सबसे पहले बोलता है गुरुजी आप बोलिए, है ना। एस्ट्रोलॉजी जो साइंस है, इट हैज द कैपेबिलिटी टू से सर्टेन थिंग्स, लेकिन अगर आप अपनी समस्या बोलेंगे, उससे हम करेक्ट तरीके से करेक्ट जगह पे पहुंच पाएंगे। अगर कोई बोलता है मेरे टांग में दर्द है, कोई बोलता है मेरे आंखों में विजन की कमी है, तो मुझे ये पता चलना चाहिए वो कौन सा ग्रह इनके खराब हो रहा है। फिर कुंडली में हम उस चीज को देखने की कोशिश करेंगे, क्या ये सच में ही खराब हो रहा है और क्यों खराब हो रहा है, किसकी वजह से खराब हो रहा है। जिसकी वजह से खराब हो रहा है उस ग्रह को हम ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं, है ना। और मेडिकल जो ट्रीटमेंट है वो भी इसी तरह से किया जाता है। दूसरी बात, कई बार मेडिकल मेडिकल में जब डायग्नोसिस किया जाता है, वो पकड़ में ही नहीं आता कि समस्या क्या है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी ऐसा नहीं है। एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल सही तरीके से पकड़ लेगा कि क्या समस्या है। जैसे कि आज हम ग्रह के बारे में समझेंगे, लेकिन ग्रह में सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि राहु एक ऐसा ग्रह है जो कंफ्यूजन क्रिएट करता है ना। किसी के भी छठे घर में राहु हो, या जैसे हम केपी भी सीखेंगे, उसको बोला जाता है केपी में छठे घर के उपनक्षत्र स्वामी या सबलॉर्ड राहु हो जाए, ऐसे केस में शारीरिक समस्या तो आएगी, लेकिन वो डायग्नोसिस नहीं हो पाएगा, डायग्नोसिस होने में समस्या आएगी। लेकिन हम जो एस्ट्रोलॉजी को सीखेंगे, वो एस्ट्रोलॉजी ये कहता है हर ग्रह से ज्यादा ताकतवर उसका नक्षत्र होता है। तो इसका मतलब जो ग्रह का नक्षत्र होगा वही जाके रिजल्ट देता है, और उसी की बीमारी लगती है। अब मुझे ये बताइए, कितने लोगों को ये पता है, ये कितने लोगों को ये लगता है बीमारी छठे घर से आती है। कितने लोगों को ये लगता है बीमारी छठे घर से आती है, तो चैट पे बता दीजिए, हैंड रेज मत करिए, चैट पे बता दीजिए। नहीं, लेकिन ये पूरा सत्य नहीं है। बीमारी लगन से भी आती है। आपका लगन जो होगा उसी के रिलेटेड आपको बीमारी भी होगी, है ना। ये चीजें आप मैच करते जाना। सारे लगन की बात करेंगे हम। जैसे कि एरीज लगन है ना, जिसका मालिक मंगल है। तो मंगल दिमाग है, खून है, कई सारी चीजें हम बात करेंगे। तो जातक को दिमाग में चोट, है ना, खून की समस्या, चाहे वो बीपी हो, ब्लड शुगर हो, एनीमिक हो, या खून बहना, मंगल का काम है खून के रिलेटेड समस्या क्रिएट करना या खून में कमी कर देना। अब शरीर में खून कम होना वो भी मंगल का ही है ना। तो कहने का मतलब है, अगर किसी का टॉरस है, टॉरस का हिस्सा जो है मुंह का हिस्सा है, मुंह के अंदर की समस्या या फेस में समस्या, है ना। जैसे कि टॉरस लोगों को आप देखेंगे, उनको टॉन्सिल की समस्या लग जाती है या हो जाती है। ऐसे क्यों है? क्योंकि टॉरस जो है सेकेंड हाउस है, जिससे हम बोलते हैं वाक सिद्धि, है ना। तो कहने का मतलब है सिर्फ
छठा घर ही नहीं, लगन से भी बीमारियां आती हैं, लेकिन हम लगन को तो रिकवरी भी कहते हैं, जो बीमारियों को ठीक करता है। लेकिन ऐसा नहीं है, जो बीमारी ठीक करते हैं वो बीमारी देते भी हैं। कई लोग ये बोलते हैं भाई भगवान बीमारी तो ठीक करते हैं लेकिन भगवान ही बीमारी देते हैं, है ना। लेकिन कहने का मतलब ये है, लगन आपकी शुरुआत है और ईश्वर ने आपको इस जन्म में यहाँ पे दिया है, तो हर चीज देके भेजा है। तो गुड एंड बैड कैन बी सीन फ्रॉम द लगना एज वेल, है ना। इसलिए कहा जाता है ओवरऑल हेल्थ इज चेक फ्रॉम द फर्स्ट हाउस। ओवरऑल हेल्थ इज चेक फ्रॉम द फर्स्ट हाउस। तो अगर किसी जातक को हेल्थ रिलेटेड समस्या आ जाए तो उसको हम पहले घर से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो पहला घर इंपॉर्टेंट है, छठा घर इंपॉर्टेंट है। लगन के लिए मुसीबत कौन सा घर है? आठवां घर। तो इसलिए मुसीबत जो है वो भी लगन में समस्याएं क्रिएट करती है। इसका मतलब बीमारियां आठवें घर से भी आती है। बीमारी को रोकने वाला घर कौन सा है? कई लोगों को अगर समझ नहीं आ रहा तो उनको डरने की बात नहीं है, क्योंकि हम इस चीज को प्रैक्टिकली भी बताऊंगा मैं और थ्योरेटिकली भी बताऊंगा। अभी जैसे इंट्रो में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। बीमारी या आठवें घर को रोकने का काम है आठवें से आठवें का, मतलब थर्ड हाउस। बीमारी से रोकने का काम है आठवें से आठवां, जो कि तीसरा घर होता है, ठीक है। तो कहा ही जाता है जिसका आठवें घर का सबलॉट तीसरा ले ले वो इंसान दीर्घ आयु। क्योंकि कई बार बोलते हैं भाई आयु जो है ना फर्स्ट हाउस से देखते हैं, लेकिन मृत्यु से भी आयु देखा जा सकता है। मृत्यु आठवां घर है, लेकिन मृत्यु आठवां घर पूरी तरह से नहीं है। आठवां घर दिखाता है मोड ऑफ डेथ। आठवां घर बताता है मोड ऑफ डेथ, कि मृत्यु अगर आएगी तो किस तरह से आ सकती है। तो उस मृत्यु को काटने वाला उसका आठवां, ठीक है। आपको काटने वाला आठवां है ना, मतलब आपके स्वास्थ्य को, आपके आयु को खत्म करने वाला या उसको कम करने वाला आठवां है, ठीक है जी। वैसे ही मृत्यु को खत्म करने वाला उसका आठवां है। इसलिए थर्ड हाउस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो हमने मोटा मोटा कुछ चीज समझा, क्विकली रिपीटिंग कर रहा हूँ, मतलब रिपीट कर रहा हूँ। तो फर्स्ट हाउस एंड सिक्स्थ हाउस ये दोनों ही बीमारी दे सकते हैं, लेकिन फर्स्ट हाउस रिकवरी भी लाता है, या फर्स्ट हाउस ओवरऑल हेल्थ को बताता है। आठवां घर पहले को, और पहले घर को मतलब आपको मुश्किलें पैदा करता है, जो बीमारियों को दे सकता है। क्योंकि हम आज बीमारी के ऊपर ही बात कर रहे हैं तो उसी पर्सपेक्टिव में समझेंगे। और आठवें को कमी करने के लिए उसका आठवां उसको कम करता है, मतलब थर्ड हाउस, ठीक है। फिर बोला जाता है रिकवरी का घर कौन सा है, मतलब अगर आपको कोई भी समस्या आए जीवन में, हेल्थ में, तो ठीक कौन करेगा? पांचवा घर करेगा। किसी को पता है ये पांचवा घर रिकवरी का है? तो यस लिखेंगे, है ना, जिनको पता है। फिफ्थ हाउस इज रिकवरी। अब मुझे बताइए फिफ्थ हाउस रिकवरी क्यों है? पांचवा घर रिकवरी क्यों है? दो रीजन हो सकते हैं, ठीक है, मेरे साथ। पहला रीजन है वो जो है छठा जो मेन बीमारी दे रहा है उसका 12वां, है ना। पहला रीजन ये है। और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये है, पांचवा घर कालपुरुष की कुंडली में सूर्य का है। कभी भी आप सूर्य को सुबह के वक्त देखें या सूर्य जब अपनी चरम सीमा पे हो उसके देखेंगे क्या और कुछ दिखेगा? आपकी आंखें चुरिया जाएंगी। तो आप क्या बोलेंगे, भाई सिर्फ सूर्य ही दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा। तो जहां सूर्य है हर चीज खत्म है वहां पर। मतलब क्या है? द डार्क इज डेमोलिश्ड बाय सन। तो हमारे शरीर खराबी कब होती है? जब कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आती है। नेगेटिविटी, द कलर ऑफ नेगेटिविटी क्या है? व्हाट डू यू थिंक द कलर ऑफ नेगेटिविटी? ब्लैक। वाई? क्यों ब्लैक? क्यों आपको क्यों लगता है ऐसा ब्लैक? शनि, अच्छा। आपको क्यों ऐसा लगता है कि ब्लैक जो है नेगेटिव को डिनोट करता है? इट इज मिक्स ऑफ ऑल कलर। तो व्हाइट लाइट भी तो मिक्स ऑफ ऑल कलर है।
राइट। जब भी व्हाइट लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है और वो ऑब्जेक्ट पूरी तरह से हर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो क्या होता है? वो उसने कुछ भी नहीं छोड़ा, हर चीज एब्जॉर्ब कर ली। तो ब्लैक कैन एब्जॉर्ब एनीथिंग, है ना, एब्सोल्यूट एनीथिंग, अच्छा भी बुरा भी। क्या रंगों में कोई रंग ऐसा है जो खराब है? कहीं ना कहीं अच्छा ही होगा सारे रंग, है ना। लेकिन एनर्जीज की अगर बात करें, हर कलर कहीं ना कहीं एनर्जीज लेता है, तो दैट मीन्स इट इज अब्सॉर्बिंग एवरी एनर्जी। तो इसका मतलब क्या हुआ? द ब्लैक कलर इज केपेबल एनफ टू एब्जॉर्ब एवरीथिंग, दैट इज व्हाई इट इज ब्लैक। अब कभी भी आप बाहर निकलते हैं गर्मियों के टाइम पे और ब्लैक पहन के निकलिए, तो क्या होगा? बहुत ज्यादा गर्मी लगेगी। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली उसने सनलाइट के सारे रेज को एब्जॉर्ब कर लिया। और आप व्हाइट पहन के निकलिए, तो क्या होगा? आपको उतना गर्मी नहीं लगती है, यू फील कूल, है ना। क्योंकि व्हाइट क्या करता है? हर चीज को रिफ्लेक्ट कर देता है, दैट इज व्हाई इट इज व्हाइट। तो सूर्य के प्रकाश के पास अंधेरा गायब हो जाता है, सिंपल थ्योरी ये। ऐसे ही सेहत को जो खराब कर रहा है, दैट इज नेगेटिविटी विच इज ब्लैक, एंड सन कैन रियली रिमूव द इल इफेक्ट ऑफ एनी नेगेटिविटी। ठीक है। तो सूर्य के बीज मंत्र को भी आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि सूर्य जो है हर पापों को हरने की क्षमता रखता है। बीज मंत्र के अंदर ही लिखा है, सूर्य के पास वो ताकत है हर पाप को हरने की। और किसको ऐसा लगता है कि कहीं ना कोई हमारे कर्म होंगे जिस वजह से शारीरिक कष्ट आ रहा है,